हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M30s मॉडल जो सैमसंग लोगो पर अटका हुआ है। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए इस फ़ोन की CPU और रैम को उतार कर रीबॉल करके लगाना होता है। ये दोनों ही आईसियाँ सील्ड होती हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे लगी होती हैं। तो इन आईसियों को उतारने से पहले आपने आसपास में जो जाली है उसके आसपास में जो कैमरा जैक और डिस्प्ले जैक लगे हुए हैं उनको सिल्वर टेप से कवर कर लेना है ताकि हीट के टाइम पर वो जले ना। और उसके बाद आपने जो आईसी के चारों तरफ जो जाली लगी हुई है उसको हीट से उतार लेना है। इसको उखाड़ना नहीं है, उखाड़ने से कई बार बोर्ड के प्रिंट्स उखड़ जाते हैं, इंटरनल सप्लाइयाँ तक उखड़ जाती हैं। तो आपने इसको हमेशा एसएमडी मशीन से हीट करके ही जाली को उतारना है। जाली उतर गई है फ्रेंड्स। जाली उतरने के बाद जो CPU आईसी है उसके चारों तरफ जो सिलिकॉन पेस्ट लगी हुई है उस पेस्ट को हमने चारों तरफ से स्क्रैपर की हेल्प से आसपास की जो पेस्ट है उसको काट लेना है। पेस्ट काटने का जो रीज़न है वो ये होता है कि आईसी उतारते टाइम जो आसपास के जो कंपोनेंट्स हैं वो आईसी के साथ चिपक कर आईसी के साथ ही बाहर ना आ जाए। आईसी उतारने से पहले थोड़ी पेस्ट लगाकर आईसी को हीट करना है। पेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि चारों तरफ से आईसी जो है पेस्ट हीट होने की वजह से चारों तरफ से आईसी भी आराम से हीट हो जाती है, उतर आती है। तो फ्रेंड्स, आईसी उतारने से पहले हमने कुछ कंपोनेंट उतार के साइड में लगा दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से हमने थोड़ा गैप बना दिया जिससे कि हम पत्ती को अंदर डाल के आईसी को उतार सकें। सबसे पहले हमने ऊपर वाली आईसी को उतार देना है जो कि रैम है। और इस आईसी को उतारने पर ध्यान ये रखना है कि ये चारों तरफ से बराबर हीट हो जिससे कि आईसी के प्रिंट उखड़ने का जो है डर नहीं रहता। उसके बाद आपने सेम तरीके से उसको उतार लेना है CPU को। वही चारों तरफ से हीट बराबर होनी चाहिए। CPU और रैम उतारने के लिए जो हमने हीट रखी थी वो लगभग 350 रखी थी और एयर जो थी वो वही 40 के आसपास। आईसी उतारने के बाद जो प्रिंट्स बच गए हैं, आप देख रहे हैं इस प्रिंट्स में काफ़ी सारे प्रिंट्स उखड़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रिंट्स उखड़े हैं जो इजीली उखड़ आते हैं वो प्रिंट्स किसी काम के नहीं होते हैं, NC होते हैं, नॉट कनेक्टेड। तो उससे कोई ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आईसी उतारने के बाद जो बचा हुआ सोल्डर है उसको हमने आयरन से जितना हो सके उतना क्लीन कर देना है हल्के हाथ से। और उसके बाद पेस्ट लगा के डिसोल्डर वायर से हल्का रगड़ के साफ़ कर देना है जिससे कि इस पर जो बची हुई सिलिकॉन पेस्ट है वो साफ़ हो सके। जितने भी आप प्रिंट्स देख रहे हैं जो ऊपर चुके हैं वो किसी काम के नहीं, सारे NC हैं। आसपास ध्यान से देख लें कि आईसी उतारने टाइम पर कोई कंपोनेंट्स आपस में शॉर्ट तो नहीं रह गए हैं या शॉर्ट तो नहीं हो गए। उसके बाद जो कंपोनेंट्स हमने उतारे थे आईसी को उतारने के लिए, जगह बनाने के लिए, उनको वापस अपनी जगह पर लगा देते हैं। तो बोर्ड का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बोर्ड को साइड कर देंगे। अब हम इसकी रैम को क्लीन करेंगे और उसको रिबॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस M30s या A50 में CPU उतारने के बाद, CPU और रैम उतारने के बाद इसको पावर सप्लाई पर
कनेक्ट करके अगर आप इसका पावर बटन यानी कि इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी पावर सप्लाई मशीन है वो 0.001 एम्पियर लेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हम इसका ऑन स्विच प्रेस कर रहे हैं तो जो पावर सप्लाई है वो 0.001 एम्पियर ले रही है, जिससे कि हमें पता लग गया कि आईसी उतारते हुए फ़ोन में कोई शॉर्टिंग या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये चेक करने के बाद रैम को हम क्लीन कर देंगे डिसोल्डर वायर्स की हेल्प से, हल्के हाथों से रगड़ देंगे, जिससे कि इस पर लगी हुई जो सिलिकॉन पेस्ट है वो भी आराम से उतर सके। उसके बाद आपने ग्लू रिमूवर की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। सैमसंग के जो भी डबल डेकर वाली जो आईसियाँ होती हैं उनको रिबॉल करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जो इनकी ऐसी रिबॉल करने वाली स्टेंसिल जाली जो है वो सेम मॉडल की ही हो। आप इसको यूनिवर्सल जाली में रिबॉल करने की कोशिश ना करें, हालांकि हो तो उसमें भी जाती है लेकिन उसमें आपको ज़्यादा परेशानी आती है। किसी भी आईसी को, ख़ासतौर पे बड़ी जो आईसियाँ होती हैं उनको रिबॉल करने के लिए अगर आपके पास सेम जाली है या सेम जाली का ही यूज़ करें, जिससे कि आसानी से रिबॉल हो जाती है। अगर सेम जाली नहीं मिल रही है तो मजबूरी है कि हमें यूनिवर्सल जाली में उसको रिबॉल करना पड़ता है। यूनिवर्सल जाली में रिबॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। इस फ़ोन में जब हम CPU को उतारते हैं तो जो सिलिकॉन पेस्ट है वो मैक्सिमम सिलिकॉन पेस्ट CPU के पर ही चिपक कर CPU के साथ ही आ जाती है, बोर्ड पर हल्की फुल्की छूटती है। तो उसको उतारने के लिए कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपने मशीन को लगभग 200 पे सेट करना है और स्क्रबर की हेल्प से उस मशीन आईसी को हीट करते हुए उसको इस तरह से उतार दें। देख ली मतलब आप देख रहे हैं वीडियो में कि कितनी आसानी से वो उतर जा रहा है। जो भी सिलिकॉन पेस्ट था कितनी आसानी से उतर गया। सिलिकॉन पेस्ट उतारने के बाद पेस्ट लगाकर डिसोल्डर वायर से हल्के हाथों से इसको भी आपने क्लीन कर लेना है। जो पैड्स ब्लैक पड़ गए हैं उनको आपने हल्का स्क्रैच करके लिक्विड सोल्डर पेस्ट लगाकर उसको आयरन से क्लियर कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस फ़ोन का जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो ये है कि CPU के बैक साइड में जो बॉल्स हैं उनको रिवॉल्व करना या उनको क्लीन करना। तो इस वीडियो में हमने उसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो पुरानी जो इस पर बॉल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए सोल्डर वायर और आयरन की हेल्प से और पेस्ट लगाकर उसको जितना हो सका उतना इसकी जो पुरानी बॉल्स है उसको साफ़ कर देना है या छुड़ा देना है। इस आईसी में एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस आईसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 सी बने हुए हैं, एक बड़ा सी है और एक छोटा सी। तो जो बड़ा सी साइड की जितनी भी बॉल्स हैं वो सारी ग्राउंड होती हैं, सारी की सारी ग्राउंड होती हैं। कोई भी एक भी काम की मतलब ऐसी नहीं है कि जो कनेक्टेड हो, सारी की सारी ही ग्राउंड है। और जो छोटा सी है वो सारी की सारी जो उस साइड की जो बॉल्स हैं वो सारी की सारी ही काम की हैं। आपने उनको ठीक से क्लीन करना है और उसकी जो भी हम जब भी इसको रिबॉल करेंगे तो सारी आईसी जो सारी जो बॉल्स हैं वो सभी रिबॉल होनी ज़रूरी हैं। छोटे सी में बड़े सी को रिबॉल कर मतलब जब हम इस आईसी को पूरी आईसी को रिबॉल करेंगे तो इस आईसी को रिबॉल करने के टाइम पर जो छोटे जो सी है उस साइड की सारी बॉल्स सही से प्रॉपर तरीके से रिबॉल होनी ज़रूरी हैं। वो जो बड़ा सी है उस साइड पर अगर आपकी कोई बॉल छूट भी जाती है
रिवॉल्व नहीं होती ठीक से, या फिर कुछ बॉल्स बराबर रिवॉल्व हो गई हैं और कुछ छोटी रह गई हैं, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो उसमें सारी लाइंस ग्राउंड हैं। एक भी अगर ठीक से बन गई और जो कि बनी जाती है रिवॉल्व हो गई, तो एक भी अगर कनेक्ट हो गई तो उसको ग्राउंड वैसे भी मिल ही जाना है। तो फ्रेंड, इस आईसी में जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो यही है कि इस आईसी को क्लीन करना। तो क्लीन करने के लिए हम ग्लू रिमूवर यूज़ करते हैं इसको क्लीन करने के लिए। सबसे पहले हम उसको दोबारा से इसकी जो बाकी बची हुई जो पुरानी बॉल्स हैं उनको एक बार दोबारा फिर पेस्ट और सोल्डर वायर की हेल्प से इसको क्लीन कर रहे हैं। कुछ होल ऐसे भी हैं जिसमें सिलिकॉन जो पेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाकर फंसी हुई है, तो उसको आपने नीडल या फिर इंजेक्शन, जो छोटे वाला इंजेक्शन होता है उसकी सुई से या बारीक चिमटी से आपने धीरे धीरे हल्के हाथों से उसको निकाल लेना है। इस आईसी को क्लीन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस। आपने बड़े जो है पेशेंस के साथ इसको क्लीन करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। क्लीन करने के बाद जो हमारी पीपीटी पेस्ट है वो फिंगर की हेल्प से, मतलब उंगली की सहायता से ही हमने इसमें भरना है, और इसको इतना रब करना है कि वो अच्छे से अंदर तक, नीचे तक, जो नीचे जो बचे हुए प्रिंट्स हैं या जो बची हुई बॉल्स हैं वहाँ तक आराम से भर जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि इसमें जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो पीपीटी पेस्ट को फिंगर की सहायता से अच्छे से दबा कर, चाहे इसमें आपकी एक्स्ट्रा जो है पीपीटी पेस्ट आपको लेनी पड़े, अच्छे से दबा कर सभी बॉल्स को प्रॉपर तरीके से रगड़ के भर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद भरने के बाद आपने इसको किसी भी क्लीन कपड़े से अच्छे से रब करके साफ़ भी करना है। साफ़ करने का रीज़न ये है कि साफ़ करने से ये होता है कि जिस भी होल में एक्स्ट्रा पीपीटी पेस्ट है वो उस कपड़े से जो है एक्स्ट्रा जो पेस्ट है वो इस पर चिपक कर बाहर आ जाती है। और इसमें इतने जो हम इसको रगड़ के साफ़ कर रहे हैं, इसमें मतलब ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि किसी बॉल का जो है सोल्डर जो पेस्ट हमने इसमें डाला है वो किसी होल से ज़्यादा साफ़ हो जाए, किसी से कम। इसको जब आप क्लीन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सोल्डर है वही साफ़ होगा। उसके बाद आपने इसको हीट करके हल्के हाथों से मतलब रिवॉल्व कर लेना। रिवॉल्व करते हुए आपने जो मतलब जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि आपने इसको एक ही बार रिवॉल्व करना है, और रिवॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई बॉल हवा में मतलब फ्लोटिंग तो नहीं कर रही, मतलब वो हवा में तैरने तो नहीं लगी है पेड़, तो उसको आपने ध्यान रखना है कि कोई बॉल जो है अपने होल से बाहर की तरफ तो नहीं आ गई है। अगर ऐसा होता है तो उसको चिमटी से हल्का हल्का दबा कर आप हीट करोगे तो जाके नीचे चिपक जाती है। ये हमारी ग्राउंड साइड थी, उसमें अगर कोई बॉल नहीं भी लगती, नहीं भी बनती, तो हमारे को कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपने बार बार, मैं ये बात आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसको आपने जो रिवॉल्व करना है वो एक ही बार में करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार रिवॉल्व हो गई है फिर दोबारा पेस्ट लगा के फिर इसको रिवॉल्व करना है। बॉल की हाइट आईसी की जो लेवल है उससे अगर हल्की नीचे ही है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, तो बेस्ट है, क्योंकि हमने जो इसके ऊपर जो आईसी लगेगी, रैम आईसी, उसको भी रिवॉल्व करना है। जब हम उस आईसी को रिवॉल्व करके इस पर लगाएंगे तो उस पर भी बॉल होती है, वो अपने जगह पर आके आराम से चिपक जाती हैं अपनी जो बॉल्स हैं उन सब पर। उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, वही मतलब सीपीयू रिवॉल्व जो हम कर रहे हैं बड़ी आईसी है, तो बड़ी आईसी को रिवॉल्व करने के लिए जो आपके पास स्टेंसिल होनी चाहिए वो
सेम आईसी की ही होनी चाहिए। यूनिवर्सल आईसी, यूनिवर्सल जाली में अगर आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, हो सकता है रिवॉल्व करने में काफ़ी मुश्किलें भी आएँ। तो बड़ी आईसी को रिवॉल्व करने के लिए आपके पास सेम रिवॉल्व करने वाली जाली है तो बेस्ट है। अगर आप आईसियाँ रिवॉल्व कर लेते हैं या जो भी मेरे जो है मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई हैं वो अगर आईसी रिवॉल्व कर लेते हैं तो किसी भी आईसी को रिवॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। और अगर ये डबल डेकर वाली, आजकल थोड़ा सा मार्केट में ऐसा भी हो रहा है कि डबल डेकर आईसी उसको आसानी से नहीं रिपेयर होता है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रिवॉल्व करना आईसी को जानते हो तो चाहे छोटी आईसी हो या बड़ी आईसी हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप हर किसी आईसी को रिवॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है आईसी में बोल छोटी बड़ी आपको बन गई हैं तो एक बार उन बोल्स को आप ब्लेड से काट कर ब्लेड से कट करने के बाद दोबारा से एक बार पीपीटी पेस्ट की लेयर इस पर लगाकर दोबारा रिवॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हीट करके सारी बोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आईसी रिवॉल्व होने के बाद आईसी को स्टेंसिल से निकालकर पेस्ट लगाकर हीट करने से जो बोल्स हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी बोल्स हैं, वो अपनी सही शेप में आ जाती हैं। रिवॉल्व करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है, तो आप आईसी को रिवॉल्व करने के बाद उसको जितना हो सके उतना क्लीन कर लें। तो हमारी सीपीयू दोनों साइड से रिवॉल्व हो चुकी है। आपने इसको रिवॉल्व करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसकी ऊपर वाली साइड को सबसे पहले रिवॉल्व करना है और नीचे वाली साइड को उसके बाद रिवॉल्व करना है। हमारी दोनों आईसी रिवॉल्व हो चुकी हैं। आईसी रिवॉल्व करने के बाद आईसी लगाने से पहले थोड़ी पेस्ट लगाकर हम उसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। कोशिश करें कि हर एक पैड तक पेस्ट अप्लाई हो जाए। उसके बाद आईसी को सेट करके बीचों बीच, जिसके लिए कि इसमें कॉर्नर्स पर एल के साइन बने होते हैं, आईसी को चारों तरफ से बराबर हीट करना है। आईसी को लगाने के लिए वही टेम्परेचर जो है 350 और एयर वही 40 से 50 के बीच में आप रख सकते हैं। जब आईसी आपको लगे कि आईसी सेट हो गई तो उसको हल्का सा हिला दें। हिलाने से ये होता है कि कंफर्म हो जाता है कि सभी बॉल्स, जो आईसी की जितनी भी बॉल्स हैं, वो सभी अपने अपने पैड पर ठीक से चिपक जाएं या जुड़ जाएं। अब हमने सीपीयू लगा ली है। अब सीपीयू लगाने के बाद सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई पे कनेक्ट करके चेक करेंगे कि हमारी सीपीयू ठीक है, प्रॉपर ढंग से लग गई है, ठीक से लग गई है कि नहीं। इसको चेक करने का दो तरीका है, या तो आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करें। अगर आप इसको किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे यूएसबी केबल से, तो USB नॉट रिकॉग्नाइज का मैसेज आएगा, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि सीपीयू हमारी प्रॉपर तरीके से लग गई है। या फिर आप इसको पावर सप्लाई पर कनेक्ट करके इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। ऑन ऑफ बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो लगभग जो ये मदरबोर्ड है वो 130 के आसपास एम्पेयर लेगा, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी सीपीयू ठीक से लग गई है।
जब हमने दोनों आईसियों को उतारा हुआ था तो हमारा बोर्ड जो है वो सिर्फ 0.001 एम्पियर यूज़ कर रहा था। और अब हमने CPU को लगाया, अभी रैम को नहीं लगाया है। और अब हम इसको चेक करेंगे तो आप देखोगे कि ऑन स्विच प्रेस करने पर 130-135 के आसपास ये एम्पियर ले रहा है। और ऑन स्विच छोड़ने के बाद वहीं पर ही मतलब जो एम्पियर है वहीं पर भी अटके हुए हैं 130-135 के आसपास। यानी कि पावर आईसी और CPU जो है, जो वोल्टेज इसको चाहिए वो उतना प्रॉपर, जितनी वोल्टेज को चाहिए वो उतनी एम्पियर यूज़ कर रहा है। अब हमने इस पर रैम लगा देना है। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले पेस्ट अप्लाई करेंगे। ध्यान से देख लेना है कि कोई डस्ट या कुछ किसी कपड़े का कोई पार्टिकल बॉल्स पे ना हो, जिसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी में दिक्कत है। पेस्ट आपने इन होल्स में जो हमने रिवॉल्व किए थे उस पर ठीक से अप्लाई कर देना है। पेस्ट एक्स्ट्रा थोड़ा इसमें इसलिए रखा है कि इसको लगाते हुए कोई बॉल आपस में शॉर्ट ना हो। आईसी को ऊपर सेट करने के बाद आपने टेम्परेचर सेम 350 और हीट 40 से 50 के बीच में। और आईसी को लगाने के टाइम पर जो हॉट मशीन की जो एयर है वो इसके कॉर्नर पर ही चलानी है। और उसके बाद जब आपको लगे कि आईसी लग गई है उसको हल्का सा हिला देना है। साइड से देखने पर पता लग रहा है कि सारी बॉल्स जो हैं, कोई बॉल्स आपस में शॉर्ट नहीं हुई हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से बैठ चुकी हैं। देखते हैं फ्रेंड्स फ़ोन, अगर हमारी दोनों आईसियाँ ठीक से लगी हैं तो फ़ोन हमारा 100% चालू होगा ही होगा। चालू हो गया। देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। फ़ोन हमारा चालू हो गया है। फ़ोन का जो सैमसंग लोगो पे अटकने वाले जो फॉल्ट था वो रिपेयर हो चुका है। एक बार इस फ़ोन का ये फॉल्ट अगर आप रिपेयर कर दें तो फिर ये दोबारा इस फ़ोन में ये फॉल्ट कभी नहीं आता। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।